वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है और उसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ कर जाएगा, क्या रीज़न है, उसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जानने से पहले हम लोग को समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वह टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वह टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है उस लिक्विड का। ठीक है, समझ में आया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वह टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे उस लिक्विड का। क्लियर है बात यहाँ तक। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम लोग जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और केल्विन स्केल में बोलेंगे तो 373 केल्विन है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होगा वाटर का इस केस में क्या होगा, इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 180 m 760 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ Hg बोल दीजिए। ठीक है, मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जो है मेरा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा इस केस में क्या होगा, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट पे बोला जाए मतलब वो जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये इसका मतलब है। ठीक है, सपोज कि जब हम लोग समझते हैं लेट टी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट देन एट दिस टेम्परेचर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। मतलब टी नॉट बी क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी। ठीक है, मतलब इस टी नॉट बी वाले टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया होगा, हाँ कि ना। ठीक है, यहाँ तक बात। उस टेम्परेचर पे क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो देखिए लिक्विड सॉल्वेंट जो है मेरा, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का जो वेपर बनेगा, वेपर सॉल्वेंट, इसके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, टी नॉट बी। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट और वेपर सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये जो वेपर का जो सॉल्वेंट का जो वेपर होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर होगा, ये वेपर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा इस टेम्परेचर पे टी नॉट बी पे। तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर मान लेता है अगर 180 m ले लेते हैं या 760 mm ऑफ Hg, हमारे ये केस में लेंगे तो 760 mm ले लेते हैं, 760 mm। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिक्विड वेपर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम टी नॉट बी टेम्परेचर पे। उसी तरह से वेपर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट वहाँ पर भी कर रहा होगा। ठीक है, इस टेम्परेचर कितना वेपर प्रेशर होगा इस टाइम में, 760 mm Hg होगा इस बॉइलिंग पॉइंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी। इस टी नॉट बी पे वेपर प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट का वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए, अब समझिए, जब हम लोग व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, अब हम क्या कर देते हैं, इस लिक्विड सॉल्वेंट इसके अंदर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर लेते हैं जिसका वेपर नहीं बनता। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब जानते हैं आप, इसका वेपर नहीं बनता है। ठीक है, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर तब वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज कर जाता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से इक्विलिब्रियम जो होगा मेरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब। ठीक है, अगर हम इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है हमको, इन ऑर्डर टू मेंटेन द अबव इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर को क्या करना होगा, हमको हर हाल में इंक्रीज करना होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन जो बॉयल होगा वो हाइयर टेम्परेचर पे बॉयल होगा देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए हैं तो क्या हो गया होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का देखिए ना,
प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा बात। प्योर सॉल्वेंट कुछ इस तरह से रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके बीच में स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम फॉर्म होगा। वेपर प्रेशर कम फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेंस देयर इज एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब हम ये सॉल्यूशन बन गया, प्योर सॉल्वेंट था, अब इसके अंदर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, इसकी वजह से क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब इस केस में हम लोग मान लेते हैं इफ़ TB बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। तो उस टेम्परेचर पे क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर किसका बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर जो बनेगा वो तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही बनेगा, क्योंकि सॉल्यूट तो मेरा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। लिक्विड और वेपर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें टेम्परेचर सपोज कि TB टेम्परेचर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB इंक्रीज हो गया, ठीक है। वेपर प्रेशर इस केस में क्या हो गया, 760 mm, ठीक है। तो इस टाइम में लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है TB टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट का TB टेम्परेचर पे, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया होगा, मतलब 760 mm के बराबर हो गया। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किए हम लोग, तो कितना इंक्रीज कर गया मेरा बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, T0B। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसका है, सॉल्यूशन का है, और ये किसका है, T0B सॉल्वेंट का है। यहाँ पे लिख देंगे ये सॉल्यूशन का है बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसका है, यह सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। तो कितना एलिवेट कर गया, कितना इंक्रीज कर गया बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग इसी को ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। चलिए एक एक्सिस की तरफ हम लोग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर पे ग्राफ बनाते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं, पढ़े थे हम लोग, जब हम लोग वेपर प्रेशर समझे थे तो क्या बोले थे, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो वाई एक्सिस की तरफ हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं हम लोग टेम्परेचर को। ठीक है, अच्छा चलिए। तो अब यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो प्योर सॉल्वेंट जो था, अभी हम लोग समझे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि अभी वहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। कुछ इस तरह से ग्राफ बन गया, ठीक है। ये किसका बना है, ये वाला ग्राफ, सब कुछ इसका नाम दे देते हैं हम लोग A से B। ये वाला ग्राफ किसका बना है, सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। अब इस सॉल्वेंट के अंदर अब हम लोग सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये अब सॉल्यूशन बन चुका होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही आएगा।
तो चलिए उसका जो ग्राफ लाई करेगा वो तो इसके नीचे लाई करेगा कुछ इस तरह से। तो मान लीजिए ये वाला ग्राफ ये मेरा सी से डी, ये किसका है? वेपर प्रेशर का ग्राफ है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो सॉल्यूशन का है ये है सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं ये वाला जो टेम्परेचर है 1 atm, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं ना, वह वेपर प्रेशर जिसपे अगर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इस वे वाला जो वेपर प्रेशर है इसको हम लोग मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे वो 1 atm है। क्या वेपर प्रेशर? 1 atm है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए अच्छे से, इस टेम्परेचर पे जो हम मार्क कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इस टेम्परेचर को मान लेते हैं हम लोग T0B। ठीक है, देखिए इस टेम्परेचर T0B टेम्परेचर पे क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। देखिए, लेकिन क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है? देखिए इसी टेम्परेचर पे T0B पे देखिए यहाँ पे आ रहा है टेम्परेचर T0B। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर देखिए तो 1 atm से इसका क्या आ रहा है, कम आ रहा है। देखिए डिक्रीज हो रहा है, हो सकता है 0.7 के आसपास होगा। देखिए डिक्रीज हो रहा है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या T0B वाले टेम्परेचर पे 1 atm है? नहीं है, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना होगा। देखिए तो हम सपोज कि इस टेम्परेचर पे TB टेम्परेचर पे देखेंगे अगर हम, तो देखिए TB टेम्परेचर पे क्या हो गया, TB टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो हो गया मेरा सॉल्यूशन का, देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। देखिए इस टेम्परेचर पे TB टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ पे बराबर हो रहा है, TB टेम्परेचर पे बराबर हो रहा है 1 atm के। मतलब TB क्या है, हाइयर टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं TB माइनस TA। ये क्या डिनोट करेगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा TB, मतलब TB माइनस T0B, और इसको हम लोग इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा TB, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा TB। क्या डिनोट कर रहा है इसको, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ है। समझ में आया यहाँ तक बात? ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए देखिए हम लोग अभी समझ में आ गया, मतलब क्या कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर अगर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या वहाँ से हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो चेंज हो रहा है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB किसके ऊपर डिपेंड है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर, मतलब P0 माइनस P। ठीक है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखें तो उसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर यहाँ से बात आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, क्लिक करने लगेगा। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में हम लोग क्या देखे थे, एक पॉइंट मार्क किए थे कि चेंज इन वेपर प्रेशर जो है P0 माइनस P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के इनटू, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा TB P0 माइनस P। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें P0 माइनस P, चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चेंज इन वेपर प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए P0 माइनस P किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डेल्टा TB। तो यहाँ पे हम अगर इसको P0 माइनस P के यहाँ पर डेल्टा TB लिख दें तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के वजह से के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सीधा सा बात है कि जैसे हम जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे थे, नहीं डाले थे सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या कोई दिक्कत हुआ था वेपर प्रेशर में? नहीं, जो प्योर वेपर प्रेशर था वही आया था, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो निकल रहा था वो वही था।
ठीक है। लेकिन जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर क्या होने लगा, वेपर प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो चेंज हो रहा है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब N2 के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल लेंगे, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहीं पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उससे। क्लियर बात। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। ठीक है, तो ये जो है डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। इसका मतलब ये है कि ये क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट कितना है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, फिर से समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना डेल्टा टी बी, तो ये भी क्या है, एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा टी बी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट elevation in boiling point is a colligative property। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला हम लोग को, एक्सपेरिमेंटली रिवील्ड दैट जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मतलब मोलारिटी, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी के, मतलब मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, डेल्टा टी बी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग मोलालिटी जानते हैं, मोलालिटी क्या होता है, तो देखिए मोलालिटी क्या होता है, डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह से नंबर ऑफ मोल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख देते हैं गिवन मास बाई मोलर मास, तो एन बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो डेल्टा टी बी क्या हो गया मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया। अब इस डेल्टा टी बी को जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बी बोलते हैं। के बी कॉन्स्टेंट आएगा इंटू एम। ये के बी क्या है, इस के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, वेयर के बी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब समझिए जब व्हेन मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूनिटी, जब मोलालिटी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाएगा, व्हेन मोलालिटी of a solution when molality of a solution is unity, जब मोलालिटी का सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, तब क्या होगा,
तब हम मोलैलिटी की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो डेल्टा टी बी जो होगा मेरा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वो इक्वल हो जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है मेरा सॉल्वेंट का वो किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, जब मोलैलिटी सॉल्यूशन का हम लोग यूनिटी लेंगे, 1 लेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम लोग इस तरह से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब समझिए इसको। अब हम लोग समझ गए कि डेल्टा टी बी क्या होता है। जनरल फॉर्मूला क्या निकाला है? डेल्टा टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी इंटू मोलैलिटी एम। ठीक है, अब हम इसको क्या और अच्छे से लिख सकते हैं? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसको पुट कर सकते हैं क्या? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा डेल्टा टी बी का फॉर्मूला, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। मतलब ये क्या? डेल्टा टी बी क्या मतलब? टी बी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा अब देखिए ये के बी जो है मेरा, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो देखिए अब हम लोग जानते हैं डेल्टा टी बी जो है, डेल्टा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो के बी का जब हम वैल्यू यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेंगे, के बी इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई मोलैलिटी आ जाएगा डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर किस में रखेंगे हम लोग? टेम्परेचर होगा केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर है तो आप केल्विन बोल दीजिए और सेल्सियस बोल दीजिए तो सेम आएगा। ठीक है, कोई अगर बोल दे, सब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एक टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका चेंज कितना आया? तो देखिए कितना आ गया, इसका चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से 373 केल्विन माइनस 363 केल्विन कीजिए तो कितना आ गया? 10 केल्विन। मतलब चेंज जो आएगा वो कोई भी स्केल हो, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, दोनों में क्या आएगा? चेंज सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हम लोग के बी का यूनिट जो लिख लेंगे वो होगा केल्विन पर, अब मोलैलिटी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग मोलल, केल्विन पर मोलल, केल्विन पर मोलल, ये हो सकता है यूनिट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किसका? के बी का, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक यूनिट ये है। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखिए अब हमको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये क्या है? डब्ल्यू बी बाई एम बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो एन इज इक्वल, एन मोलैलिटी इज इक्वल टू एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, अच्छा एन बी क्या है? मोल, मोल, और ये डब्ल्यू, अगर हम इसको डब्ल्यू ए को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये तो ग्राम में है, ये डब्ल्यू जो है ये ग्राम में है, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोलैलिटी का यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए यूनिट क्या आ जाएगा मोलैलिटी का? तो एन बी क्या है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल, और ये डब्ल्यू ए किस में हो जाएगा? डब्ल्यू ए बाई 1000, इस 1000 को नीचे लेकर चले आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए बाई 1000 अगर हम कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा एन बी नंबर ऑफ मोल, एन बी डिवाइडेड बाई ये किस में हो जाएगा? डब्ल्यू ए जो होगा वो केजी में हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिखेंगे हम लोग। तो मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये भी यूनिट हो जाएगा किसका? मोलैलिटी का यूनिट होगा। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? डेल्टा टी बी को केल्विन, केल्विन, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, ये भी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, कहाँ से आया? यहाँ से आया।
जो अभी हम लोग देखें। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हैं। किस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं। चलिए पहला इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। इफ 6.12 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन 24 ग्राम क्लोरोफॉर्म, मतलब 6.12 ग्राम है कोई कंपाउंड, वो 24 ग्राम क्लोरोफॉर्म के अंदर डिजॉल्व किया गया है। देन इट फॉर्म अ सॉल्यूशन, तब वो फॉर्म किया है सॉल्यूशन, वो कंपाउंड क्लोरोफॉर्म के साथ मिल करके सॉल्यूशन फॉर्म किया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 68.04 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है 61.7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का 3.63 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास हमको फाइंड करना है। देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 6.12 ग्राम, तो यहाँ पे डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। WB मास ऑफ सॉल्यूट 6.12 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB हमको पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है क्लोरोफॉर्म का 24 ग्राम, तो WM दिया हुआ है 24 ग्राम। ठीक है, TB दिया हुआ है, TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 68.04 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T0B सॉल्वेंट मतलब क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 61.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्योर क्लोरोफॉर्म का 61.7 डिग्री सेंटीग्रेड। KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, KB का वैल्यू दिया हुआ है 3.63 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। ठीक है, हम यहाँ से चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB निकाल लेते हैं पहले। TB डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। TB कितना है, तो यहाँ पे देखिए 68.04 माइनस 61.7। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 68.04 माइनस 61.7, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 6.34। तो कितना आ गया, चेंज इन टेम्परेचर 6.34। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, या तो केल्विन भी आप बोल सकते हैं, या तो केल्विन में भी, क्योंकि चेंज जो आएगा दोनों स्केल में सेम आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। ठीक है, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं KB इंटू WB मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इंटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट। ये MB हमको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं आगे पीछे करके। देखिए इस MB को यहाँ ले जाएंगे, इस डेल्टा TB को नीचे लेके नीचे चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा MB का फॉर्मूला हम ले आते हैं पहले। MB इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे डेटा पुट कर देते हैं। KB का वैल्यू कितना है 3.63 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है WB मास सॉल्यूट 6.12 ग्राम। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6.12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया 6.34 इंटू WA कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 24। ठीक है, इसको हम लोग एक बार कैलकुलेटर के अंदर डाल के सॉल्व कर लेते हैं। 3.63 इंटू, आप लोग भी अपने कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर दे देंगे 6.34 इंटू 24। ब्रैकेट क्लोज, मेरा आंसर आ जाएगा 146। कितना आ जाएगा 146। ठीक है, ये आ गया मेरा मॉलिक्यूलर मास किसका, उस कंपाउंड का। ठीक है, जो सॉल्यूट हम लोग जो कंपाउंड लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास 146। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना। क्लियर है बात। हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें,
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया, एक सॉल्यूशन जो यूरिया को कंटेन कर रहा है। आप जानते हैं यूरिया नॉन वोलेटाइल होता है, इसका वेपर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन जो यूरिया कंटेन कर रहा है वो है 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड के बी फॉर वाटर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वाटर का वो दिया हुआ है 0.5 केल्विन केजी पर मोल, मतलब जो यूरिया होगा वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा। ये बात तो क्लियर हो गया यहाँ से। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल, कितना यूरिया मॉलिक्यूल 200 ग्राम वाटर के अंदर प्रेजेंट है, हमको वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल, कितना यूरिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 200 ग्राम वाटर के अंदर, वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब टीबी दिया हुआ है हमको, कितना टीबी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी दिया हुआ है 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब वाटर मेरा सॉल्वेंट है, वाटर का ही वेपर प्रेशर बनेगा, यूरिया का तो बनेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। अब यूरिया डाल देंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर फॉर्म होना क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। वाटर का वेपर प्रेशर फॉर्म होना क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा 100.21। अच्छा, जनरल वाटर का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टी नॉट भी जानते हैं सब लोग, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो यूरिया डालने पे कितना इंक्रीज कर गया, 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया, मतलब 0.21 डिग्री सेंटीग्रेड इतना इंक्रीज कर गया यूरिया डालने पे, ठीक है। अब के भी पता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना है वाटर का 0.5 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर का भी मास दिया हुआ है 200 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, हमको फाइंड करना है पहले तो, अब यहाँ से हम लोग, हमको पता नहीं है, डब्ल्यू भी पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है डब्ल्यू भी पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ये भी पता नहीं है। अब हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो डब्ल्यू भी मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन होगा, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बोल सकते हैं ना। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ बी फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं एन बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है वो फाइंड कर लेते हैं, एन बी पता नहीं हमको। अच्छा, अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता कर लेंगे यहाँ से, हमको मॉलिक्यूल पूछा है तो बस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल निकाल करके, ठीक है। अभी पहले हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है, डेल्टा टी बी कितना हुआ है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए सॉल्यूशन में कितना है 100.21 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 0.21 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज जो होता है सेल्सियस केल्विन में दोनों में सेम होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी इंटू डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इंटू डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं, एन बी जो अभी हम लोग देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, यहाँ पे भी लिख देते हैं एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी इंटू एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, एन बी निकालना है हमको, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग एन बी इज इक्वल टू ये क्या होगा डेल्टा टी बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के बी इंटू 1000, यहाँ पे के बी आ जाएगा इंटू 1000, ठीक है। ये दोनों नीचे चला गया। अब डेल्टा टी बी कितना है देखिए, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट 0.21, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है देखिए 200, यहाँ पे 200 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई के बी का वैल्यू कितना है, के बी का वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 पुट कर देंगे, 0.5 इंटू 1000, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, ठीक है। ये 2 5 10 चला गया।
अच्छा यहाँ पे कितना, अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट। 0.21 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं 0.5 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू आ जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर 0.5 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, 0.084 मोल आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.084। ठीक है, इतना नंबर ऑफ मोल आ गया किसका? सॉल्यूट का। 0.084 मोल, 0.084 मोल। ठीक है, अब जानते हैं एक मोल, 1 मोल के अंदर कितना मॉलिक्यूल होता है? 1 मोल के अंदर कितना मॉलिक्यूल होता है? तो जानते हैं 6.022 10 टू का पावर 23 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा यूरिया का, उसको हम लोग लिख सकते हैं कितना मोल आया है, यूरिया कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो 0.084 मोल। तो यहाँ पे हम और तो मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट होगा, एवोगाड्रो नंबर से 0.084 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा मेरा वैल्यू। तो यहाँ पे चलिए तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.084 इंटू 6.022 इंटू 10 टू का पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 4.938 इंटू 10 टू का पावर 22। इतना यूरिया मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट कितना, तो सिर्फ 4.938 इंटू 10 टू पावर 22 इतना प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आंसर ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह सॉल्व करना समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझते हैं लास्ट टाइप का, फिर हम प्रैक्टिस शीट के अंदर क्वेश्चन सब डाल देंगे, आप लोग अपना घर में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो मिल जाएगा आपको। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पता है हम लोग को। चलिए अच्छी बात, आगे समझते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हम लोग डिजोल्व किए होंगे 500 ग्राम वाटर के अंदर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हम लोग 500 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किए होंगे, सो डैट जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है। ठीक है, अच्छा Kb फॉर वाटर है, मोल एलिवेशन कांस्टेंट है वाटर का 0.5 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड कर लेना। हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, ग्लूकोज का मास फाइंड करना है, WB। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज जानते हैं आप लोग क्या होता है, C6, फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 है ना। यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे ग्लूकोज का। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर निकाल देंगे। चलिए हम लोग सबसे जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो हमको T0B दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ग्लूकोज का मास नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB, ग्लूकोज का मास नहीं दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है 500 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट MB इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए एक कार्बन आइटम का मोलर मास होता है 12, तो 6 कार्बन आइटम है 12 इंटू 6। एक हाइड्रोजन आइटम का होता है 1, 12 आइटम है तो 1 इंटू 12। एक ऑक्सीजन आइटम का होता है 16 मोलर मास, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन का 6 आइटम है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 6, और टोटल को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास आ गया 180 ग्राम पर मोल, ये MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आ गया मेरा। ठीक है, Kb दिया हुआ है वाटर का, Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.5 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, अच्छा और देखिए TB दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब डेटा दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा TB क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T0B। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरा, तो 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 100 पुट कर देंगे, आ जाएगा कितना मेरा,
आ जाएगा मेरा 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड इतना चेंज हो गया। केल्विन स्केल में भी इतना ही और सेल्सियस स्केल में भी इतना ही। ठीक है बात, 1.2 डिग्री कितना 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ तक चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी, मतलब डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको क्या निकालना है, डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है ना। बाकी सब को सॉल्व कर लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा टी बी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी, ये एम बी और डब्ल्यू उधर चला जाएगा तो एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के बी इंटू 1000 नीचे चला आएगा, के बी इंटू 1000। अब यहाँ पे डेटा पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा टी बी कितना है देखिए 1.2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 180, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है देखिए डब्ल्यू ए 500 डिवाइडेड बाय के बी कितना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.5 इंटू 1000, 1 0 2 0 3 0 1 2 3, ये कट गया। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा नीचे में 10, ये पॉइंट हटेगा ऊपर में 10, ये भी कट गया, ये 5 से ये 5 भी कट गया। ठीक है, अब हम लोग 12 इंटू 18 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 216 ग्राम। तो कितना ग्राम ग्लूकोज ऐड किए होंगे, 216 ग्राम। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लें। अब प्रैक्टिस शीट के अंदर हम डाल देंगे आप लोग को, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन सब समझिए, वहाँ से सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो रखते हैं आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिप्टेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे कि जब हम नॉन वोलेटाइल फ्लूइड ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, उसका क्या रीज़न है, जैसे आज इसको समझो उसी तरह से वहाँ भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे।